बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद हम कहेंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का सियाहती मकाम है पहलगाम, जहाँ पर सयाहों पर तो हमला हुआ है और जो हमारे तक इत्तलात हैं ताज़ा तरीन, उनके मुताबिक 24 ऐसे सयाह हैं जो हलाक हो चुके हैं और बेशतर है जो कि जख्मी है, कुछ की हालत नाजुक भी बयान की जा रही है। मगर मोदी हुकूमत ने बगैर तहकीक किए और बगैर सबूतों को हाथ लगे इल्जाम हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर धर दिया है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसका भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और पाकिस्तानी अवाम भी इसे मुस्तरद कर रही है जो प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, आगाज पर ही बात होगी, मगर इसके साथ साथ कुछ मौजूदा सेटअप की भी बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें या डिजिटल मीडिया तक आप पहुंच जाए, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके लिए तारीफों के पुल बांध दिए गए। हर शोबा कामयाबी की एक अलग ही सीढ़ी चढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो दावे हमें हर जगह पर नजर आ रहे हैं ये हकीकत के कितने करीब है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक और अहम चीज़ वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लिए सवाल सिर्फ एक होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं। वो सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस मौजूदा हालात में क्या है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले एक इंसिडेंट होता है मकबूजा कश्मीर के सियाती इलाके पहलगाम में, और इस इंसिडेंट को अभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। वहाँ का मीडिया भी मैं देख रही थी, वहाँ की इवन दो के एक्टर्स को देख रही थी, जो लोग उनके चेहरे हैं वो कहते हैं रिटेलिएट करना चाहिए, और जो मोदी हुकूमत है वो समझती है कि इल्ज़ाम जो है हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर आना चाहिए। जी, ये वाक़या हुआ है और अभी वाक़े की तफ्तीश नहीं हुई है, तो जिस तरह आपने बताया इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे तकरीबन धर दिया है। ये बहुत ही संजीदा मामला है, वो इसलिए भी कि 2019 के अंदर पुलवामा के अंदर 46 लोग हलाक हुए थे, एक हमला हुआ था, जिसका बाद में पता चला इनके अपने ही गवर्नर जो कश्मीर के थे उन्होंने कहा कि कसूर अपना था कि उनको सिक्योरिटी जानबूझ के नहीं वो जो फौजी जत्था जा रहा था दी गई, तो वो बाद में कसूर है। मगर उसके आड़ में बालाकोट के ऊपर हिंदुस्तान ने जुर्रत करके हमला किया और उसके बाद जाहिर है मुंह की खाई, और वो जो है अभिनंदन जो है यहाँ पकड़े गए और उनको चाय पिलाने वाला वो जो टी बॉय का वाक़या हुआ। तो इस तरह के वाक़या इसलिए ख़तरनाक है कि जब इस तरह के वाक़े के बाद बग़ैर तफ्तीश के बयानात आते हैं तो उसके बाद फिर ये एक किस्म का जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो हमें तैयार रहना चाहिए कि भारतीय हुकूमत जो है कोई इस चीज़ों का, इस तरह के वाक़े का पहले की तरह इस्तेमाल ना करे। इसकी आड़ में उसका इसलिए भी मज़ीद ये संजीदा बात है कि इससे पहले कुछ अरसे से उनकी तरफ से, भारत की तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं और जो है उनके ख्याल में कि हम इस वक्त बड़े वल्नरेबल हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है हमारे मुश्किल हालात में होंगे, मगर जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो ये कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए भी एक और अहम इसका पहलू ये है कि इस वक्त 4 रोज़ा दौरे के ऊपर जो है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट वैंस जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। वो उनका भी 1 दिन का हुआ है, 3 दिन अभी मौजूद थे। इस दौरान में ये हुआ है और हाल ही में आप देखें कि भारत ने एक्स्ट्राडाइट किया है उनके वो तसव्वुर राना शायद उनका नाम था, जिनको जिनको बड़े अरसे से वो मांग रहे थे, और वो बॉम्बे की जो धमाके थे, अटैक्स थे, उसके अंदर वो मुल्ज़मान में से थे और अभी रिसेंटली उसको भारत के हवाले किया है। और इसका भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ऐसा एक अननोन सा ग्रुप है रेसिस्टेंस, कश्मीर रेसिस्टेंस के नाम से, उसको वो जोड़ रहे हैं लश्कर तैयबा से, यानी कि वो पाकिस्तान से जोड़ना चाह रहे हैं। सो इसलिए हमें इस वक्त बड़े जो है ना इसके ऊपर चाकूबंद रहने की ज़रूरत है, संजीदा तरीके से इसको गौर करना चाहिए और किसी चीज़ इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयार होना चाहिए। मुझे मौका मिला है, ये मुझे अच्छे ज़मानों में मैं ये पहलगाम ये देखा हुआ है। यहाँ से जो है इनकी अमरनाथ यात्रा जो कि सबसे बड़ी इनकी यात्रा होती है उसका रास्ता होता है, और जब वो उनका एक किस्म का समझ लें कि एनुअल पिलग्रिमेज होता है तो वो पूरा इलाका पहलगाम की वैली जो है, उसके साथ याड़ू वैली है, फिर जो है बेताब वैली है, बेताब फिल्म का गाना पिक्चराइज वहाँ से हुआ था, तो ये फिर वो उस इलाके की हर आमदोरफ्त बंद हो जाती है
और पूरी वैली के अंदर हर बंदा वही जा सकता है जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो और उसके बाद कार्ड होता है। वहाँ पे ये एक इशू चल रहा था कि 84,000 के करीब जो हैं ये उसका स्टेटस बदलने के बाद, क्योंकि पहले सिर्फ जो कश्मीर के लोग थे वो जायदाद या कारोबार कर सकते थे, तो उनको जो है डोमिसाइल 84,000 लोगों को पहलगाम के इर्द गिर्द दे दिए थे और वहाँ के मज़ामती ग्रुपों की एक रिएक्शन आ रहा था। फिर ये वाक़या हो जाना, इसलिए इसकी बड़ी संजीदगी है। पर मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको बड़ा सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक जो है उनका जो इसके अलावा भी जो खित्ते में मिसाइल हैं, अफगानिस्तान, ईरान और जो आलमी जो टेरर वॉर हो रही है, हुकूमत गायब है, हुकूमत उन पे भी बयानात नहीं आ रही और उनकी जो लड़ाइयाँ हैं यहाँ बड़ी पैटी नेचर की, और वो पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, ये नहरों के पानी के ऊपर ही लड़ाइयाँ जो चल रही हैं वो इतनी शदीद हो गई है कि वो शायद इसको उतनी तवज्जो ना दे पाएँ। इसलिए हमें उम्मीद है कि इसको लोकल लड़ाइयों को, ख़ास तौर पे मैं ये नहरों के पानी का भी जिक्र कर दूं कि ये जो इतनी बहस है, ये एक तो इसका सियासी पहलू है कि अब वो क्योंकि सड़कों पे लोग आ चुके हैं, सिंध में बहुत रिएक्शन आया हुआ है, मगर उसके टेक्निकल साइड पे कोई नहीं जा रहा। मैं खबर देता जाऊं कि मैं हैरान हूं कि इसी हुकूमत ने हाल ही में हसन अब्बास साहब एक आबी माहिर हैं, उनसे एक इस पे स्टडी करवाई थी। इनकी अपनी स्टडी के मुताबिक उन्होंने इसकी जो कैनाल्स को चोलिस्तान में ले जाने को रिजेक्ट किया था कि ये ना फीजिबल है, ना एनवायरमेंटली सूटेबल है, ना ही ये टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन चोलिस्तान के तो इशू बना रहे हैं ये लोग कि वही का तो असर बना रहे हैं, मगर उसकी जो है हसन अब्बास साहब की जो रिपोर्ट, जो कि बड़ी खबर है कि ये इसी हुकूमत ने करवाई है, उन्होंने रिजेक्ट की। ये 2024 अप्रैल के अंदर उन्होंने सबमिट करवाई थी रिपोर्ट के, इनकी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट में उसके वो अंदर रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा मैं सुना था बड़े जाहिल लोग जो ये बातें कर रहे थे कि जी देखें राजस्थान के अंदर इंडिया ने जो है वो इंदिरा गांधी कनाल बना ली और हज़ारों एकड़ जो है सैराब कर ली। नहीं, दुनिया भर में पढ़ाया जाता है कि डेजर्ट के अंदर कनाल बनाना का अगर क्या व्हाट नॉट टू डू, कि ये एक मंसूबा है जिसमें अरबों डॉलर भारत ने ज़ाया किए और वो कई 100 कंक्रीट वाली नहर बनाई गई थी और वो फेल्ड मंसूबा है। वो पूरी की पूरी नहर जो है रेत के अंदर गड़ गई है और वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप और फेलियर है। दूसरा, ये इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जनाब इसके नीचे एक सतलुज और यहाँ पे एक सरस्वती सिंधु सप्ताया का एक दरिया था, खाकड़ा जिसे कहते थे, वो रेगिस्तान इसलिए बन गया कि वो खुश्क हो गया। उनका जी उसका और सतलुज का नीचे नेचुरल कुदरती एक्वाफायर पानी का जखीरा मौजूद है। वो बेहतर तरीका है बजाय इसके कि नहर ले जाई जाए, टेक्निकली वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसको अगर एक्सप्लोर कर लिया जाए सतलुज के रिवर बेड में नीचे जाके, और वो टेक्निकली पॉसिबल भी है, फाइनेंशियली फीजिबल भी है, एनवायरमेंटली सूटेबल भी है, तो उसको छोड़ के बजाय इसके ये नहर की पॉलिटिकल इश्यूज अपार्ट, अभी तो ये क्वेश्चन सिंध वाले रेज कर रहे हैं कि हमें बताएं तो सही, चलें ठीक है पंजाब का पानी है, कहाँ से ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा है, वो बैठेंगे ना। अभी जिस इलाके से का पानी जाएगा पंजाब के अंदर भी ये इशू आएगा। इसको अभी फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको बिल्कुल इसके जो है ना PR में लगी हुई, तो इसके ऊपर बेहतर है टेक्निकल बहस पहले करवा ली जाए। अच्छा। क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जा रहा, इसको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही और इसको सियासी बहस एक बना के रख दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप पंजाब की फिक्र ना करें, सिंध वालों कह रहे हैं आप सिंध की फिक्र करें। एनी हो, आपने गुफ्तगू के अभी मिड में आके ये जिक्र किया कि हुकूमत गायब है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा था कि इस वक्त जो है बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि जो ऑल इज गुड का जो हमें ये मैसेज दिया जा रहा है, चारों सूबों के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल हैं। सिंध के अंदर ये पानी का मसला चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर अभी तूफ़ान थमा नहीं है, KP के अंदर सिक्योरिटी इशू भी है और ये माइंस का मसला चल रहा है। पंजाब के किसानों को ये बड़ा ही अंडरमाइन कर रहे हैं और उसको नहीं ले रहे, वो एक बड़ा ही सीरियस मसला है क्योंकि 2 साल से ज़राअत जो है बैठ गई है, पिछले साल से ये सिलसिला चल रहा है। सो इस साल भी अगर किसानों को ये उनकी फसल नहीं मिलती, 900 अरब उनका प्लान, वो उनका बुनियादी जो है ना प्लान ये है, वो कहते हैं
कि जनाब आप हमारे से 900 अरब रुपये जब सही गंदम की कीमत नहीं देते, वो कह रहे हैं कि 3800 पर मन होनी चाहिए, 3000 हमारी लागत है, जब हमें 2000-2500 रुपये आपको बेचने पड़ती है, तो हमें 900 अरब रुपए का ओवरऑल, और पंजाब के किसानों का जो फिगर बताया जा रहा है वो कह रहे हैं 400 से 600 अरब रुपए का पंजाब के किसानों का नुकसान है। तो उसकी बजाय आप ये 100 अरब रुपए का, 110 अरब रुपए का जो पैकेज लेके आए हैं और हमें जो भीख की सूरत में दे रहे हैं, ये ना दें, हमें हमारी उजरत दें, जो हक बनता है उजरत दें, तो वो उसको ये बहुत लाइटली ले रहे हैं। पिछले साल भी लाइटली लेने का नुकसान था सपोर्ट प्राइस ना देने का, कि उसके बाद हमारी गंदम की हमें बाहर से पहले ही इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी, और उसके बाद फिर ये हुआ कपास की भी। अभी कपास के जो गवर्नमेंट के फिगर अब लेटेस्ट आ गए हैं, 28% जो है कपास की कम है, और गंदम के अभी हतमी फिगर्स आने हैं मगर वो भी कम है। और ये बताया जा रहा है 2 से 4 बिलियन डॉलर की शायद इनको इंपोर्ट करनी पड़े। सो बजाय इसके कि ये बाहर के किसानों को ये पैसा दें, जो कि रफली डाल लिया जाए अगर टैरिफ वैरिफ और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, तो वो कोई 3500 से 3800 ही कीमत पड़ जाएगी। तो 3500-3800 से जो बाहर से आनी है, तो अपने अगर किसान को वो दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? वैसे ये सवाल अगर आम पाकिस्तानी की हैसियत से आमिर साहब मैं आपके सामने रखूं, वो लोग जो इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, जो इतना पैसा बाहर के आप किसान को देते हैं, तो यहाँ पर स्कीमें लॉन्च करने से आपको नहीं लगता मुनासिब यही है कि उसको उसकी जो उजरत बनती है उसको वो फराहम कर दी जाए, ना वो एहतजाज करे, ना वो शिकवा करे, वो खुशी खुशी मजीद भी गंदम लगाए और कपास भी लगाए और किसान खुशहाल हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? एक आम पाकिस्तान का सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है आम आदमी का। असल में ये है कि जो टेक्निकल मसाइल हैं उनके ऊपर जो है बहस नहीं होनी चाहिए, फिगर्स पे बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनकी तशरीह के ऊपर बहस हो सकती है। यहाँ एक अजीब ट्रेंड बन गया है कि हुकूमत जो है ना, हर मसले को जब वो स्कीम अनाउंस करती है PR की तरफ ज़्यादा जोर होता है, और एक्चुअल बहस जो है ना फिगर्स पे नहीं होती। मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जो मैं कह रहा हूँ हुकूमत गायब है, हुकूमत का अभी तक ये जो हम रोज़ जिक्र करते रहते हैं कि नेशनल ट्रेड वॉर चल रही है, और उसका एक पूरी दुनिया में एक तलातुम आया हुआ है, और वहाँ पे उसके से डॉलर की जो सुप्रीमेसी है वो 75 साला, वो उसको ख़तरा है। 8-10% डॉलर नीचे बाकी करेंसियों के मुकाबले में आ गया है। अमेरिका में खुद वो, हम समझते थे हमारा डेफिसिट का प्रॉब्लम है, अभी उनका पता चल रहा है कि $9.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 1000 डॉलर होते हैं का उनका इस साल उनको अपना कर्जा है जो देना है, और उनके लिए प्रॉब्लम है कि उनका $1 ट्रिलियन का डेफिसिट है, वो पूरा नहीं हो रहा। सो गवर्नमेंट जो है कहीं नजर नहीं आ रही इन इश्यूज के ऊपर, किसानों का हो, कैनाल्स का हो, टैरिफ्स का हो, हमें बता नहीं रही कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन आमिर साहब, ये जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसकी नब्ज जो बेसिकली जान सकते हैं, मैं अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ जो मईशत की नब्ज को पकड़ते हैं और बताते हैं सूरत हाल क्या है। साबिक वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, मैं मिफ्ता का फ़ायदा ये है कि ये मैं जिस तरह कह रहा था, फिगर्स पे बात करते हैं, तशरीह पे बहस हो सकती है, मगर फिगर्स के ऊपर कोई जो है ना बहस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक पब्लिक रिलेशंस की एक बना के बिल्कुल एक नया ही वो सिस्टम बना देते हैं। मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले, मिफ्ता बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, इब्तदाई में जिक्र किया कि जो नहरों का मसला चल रहा है, इसकी जो टेक्निकल साइड है कि क्या फिजिबल है एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली और टेक्निकली, उसकी बहस ही गायब है। इनकी अपनी हुकूमत की रिपोर्ट जो इनके कहने पे बनाएगी, उसने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। उसकी टेक्निकल साइड और फाइनेंशियल साइड पे बात नहीं होती, पॉलिटिकल साइड ज़्यादा डिस्कस हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अलमिया हमारे मुल्क का है, ना सिर्फ नहरों पे बल्कि ये जो आप गंदम की बात कर रहे थे इस पे भी, और बहुत सारे और दीगर मसलों पे, कि जहां हम जज्बात में और सियासी नारेबाजी से फैसले फरमाते हैं, फैसले करते हैं, और हम टेक्निकल चीज़ें नहीं करते। पानी तो आप जानते हैं आमिर भाई कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड है पाकिस्तान में, और ये इसकी वजह से आज एक्चुअली यहाँ पे मसला है। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो हमको ज़्यादा खित्ता और जो है वो एग्रीकल्चर को देना है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। और अगर हम ये जो रेगिस्तान जो है, चाहे वो थर का हो, चोलिस्तान का हो, बलूचिस्तान में हो, उनके अंदर अगर हम थोड़ी सी पानी दे के उसको ला सकें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इतना मिसट्रस्ट है,
आपके पास सिंध वाले ये कहते हैं कि हमको 91 के अकॉर्ड के मुताबिक कभी भी पानी नहीं मिला, 2-4-5 मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिलता है। पंजाब का मौक़िफ़ है कि भाई उसके बाद नए डैम्स या रिजर्वायर बनने थे जिसमें ज़्यादा पानी आता तो हम आपको ज़्यादा दे सकते थे, तो वो नहीं दे सकते। एक दूसरे को ये नहीं ब्लेम करते हैं कि तुम ज़्यादा पानी खींच लेते हो, तुम पानी खींच लेते हो। तो सच्ची बात ये कि दिस इज़ मोर ऑफ अ मिसट्रस्ट इशू एंड नॉट डिस्कसिंग इशू। ये फेडरेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमात या एक सूबा या एक जो फरीक है वो यूनिलैटरल फैसला कर ले, वो सही हो या गलत हो कि हम ये करेंगे। इसमें आपको सबको साथ लेना ज़रूरी है और वो ले नहीं सके। पीपल्स पार्टी ने भी आपको पता है कि यू टर्न की, पहले वो थोड़ा सा अप्रूव, वो इसके खिलाफ नहीं थे। जब सिंध के अंदर प्रेशर आया नेशनलिस्ट फोर्सेस से तो वो उसको खिलाफ हो गए। एंड अगेन वी विल जस्ट वेस्ट आवर रिसोर्सेज एंड ऑन पॉलिटिकल इन फाइटिंग बिकॉज वी आर इनएप्ट। जी, ये सारी बहस के अंदर जो है असल पाकिस्तान का इशू बहुत बड़ा वो वाटर मैनेजमेंट का भी है। फिर दुनिया भर में जो है डेजर्ट्स को ग्रीन एरियाज में कन्वर्ट करने का चीन से ही सीख लेना चाहिए। उन्होंने जो है जो अपने टालमन जो डेजर्ट है और गोबी डेजर्ट के अंदर बड़े कमालात किए हुए हैं। पर मैं मिफ्ताह से चाहूँगा कि इकॉनमी के मुतल्लिक आपसे पहले बात कर ली जाए कि एक यहाँ एक पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत ज़्यादा इश्तिहारों के हवाले से एक माहौल सा बन जाता है कि गवर्नमेंट जो है क्रेडिट लेना शुरू करती है कि हमने इकोनॉमिक मिरेकल कर दिया और फिर वो मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो सिलेक्टिवली पिकअप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अच्छी बात है, हमें भी बड़ी खुशी है, फैक्ट है कि तरसीलात जो हैं वो $38 बिलियन तक जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट्स का फिगर जो है 9 महीने का वो 8-9% जो है बढ़ गई, चलें जी वो भी बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह के सिलेक्टिवली फिगर्स लेके फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं उसको नहीं मानता, मगर वो रिजर्व्स का जो कह देते हैं जी इतने कमाल हो गए, हालांकि मेरे ख्याल में तो $19 बिलियन के टोटल हमें चाहिए हैं जो इसी साल हमें पेमेंट करनी है और अभी $12 बिलियन आए हैं रोल ओवर्स वगैरह, अभी 5 की शॉर्टेज है। मगर ओवरऑल मैं चाहूँगा ज़रा मुझे बताएं जो गवर्नमेंट समा बांध रही है कि एक इकोनॉमिक मिरेकल करते वी आर आउट ऑफ द वुड्स और मसले का हल निकल आया है, और आगे की बात करें। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आपने फरमाया ना कि सेलेक्टिव डेटा तो कोई भी उठा सकता है, ठीक है। इकोनॉमी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, उसमें से 100 शुमारियात होती हैं, इसमें से 2-3 तो आप उठा ही सकते हैं जिसके अंदर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। बैंकरप्ट कंपनी में भी एक आध चीज़ तो अच्छी होती होगी, तो इस तरह हुकूमत उठाती है, ठीक है, सियासत है। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं यानी कि इनवर्ड रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, फॉरेन रेमिटेंस, तो उसमें तो हुकूमत का कोई किरदार नहीं है ना। वो बाहर लोग जो पाकिस्तानी जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को पैसे भेजते हैं, इसमें ना हुकूमत जो है उसमें कोई इसका अमल दखल नहीं है। और ना फॉर दैट मैटर वो पाकिस्तान की मदद के लिए भेजते हैं, मदद के साथ वो अपने बीवी बच्चों की कफालत के लिए भेजते हैं। तो उसमें तरसीलात ज़र बढ़ रही, तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कितने लोग बाहर चले गए कि तरसीलात ज़र बढ़ रही है। अगर बरामदात बढ़ी हैं तो इसमें हुकूमत को बिल्कुल आप उसमें उसकी शाबाशी दें। उसके अंदर मसला ये है आबिद साहब कि जो हुकूमत का बयानिया जो नहीं बिक रहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि 3 साल हो गए, अब 3 साल से पाकिस्तानियों की औसतन जो आमदनी है वो कम हो रही है। हमारी औसतन आमदन जब 3 साल से कम हो रही हो और हम एवरेज पे गरीब हो रहे हो पर कैपिटा बेसिस पे, तो फिर हमको अगर महंगाई की शरह कम भी हो जाती है, अगर अफरात-ए-ज़र कम भी हो जाता है, तो फिर भी हमारी कुव्वत खरीद तो उससे ज़्यादा कम हो गई है, तो हम तो खरीद नहीं पा रहे चीज़ें। जब आप तनख्वाह जो भी आपकी है, मतलब तनख्वाह तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, अफरात-ए-ज़र जितना भी बढ़ रहा है तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही। और तनख्वाह के बाद जब आप बिजली का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, कुछ टैक्स वैक्स भर देते हैं, तो उसके बाद आपके पल्ले रहता ही क्या है। तो फिर आप जब पैसे ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या बहस कर रहे हैं कि कुव्वत खरीद कम हो, मतलब कि चीज़ें सस्ती हो गई या महंगी हो गई, आपके पास खरीदने कोई चीज़ें पैसे ही नहीं है। तो हुकूमत का इसलिए बयानिया नहीं बिक रहा। अब जब आप पाकिस्तान जो है वो दुनिया के तमाम हम खुला मुल्कों से अगर महंगी बिजली हो, महंगी गैस हो, ज़्यादा टैक्स रेट्स हों, तो लोगों को लगता है कि हुकूमत चल नहीं रही है। और हमको ये अपनी ज़िंदगी में लगता है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कचरा उठाने का मसला हो, चाहे वो पानी की डिलीवरी हो, चाहे वो सड़कों की सफाई हो, लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, कहाँ आपको नजर आती है कि हुकूमत जो है वो चल रही है, इफिशिएंटली चल रही है? कहीं नहीं चल रही। शदीद गर्मी होती है तो लोड शेडिंग हो जाती है, शदीद सर्दी है तो गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। मतलब ये इस तरह तो दुनिया की हुकूमतें नहीं चलती।
जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि ये सिलेक्टिवली जो डेटा लेता है, इसका अगर मैं इन्वर्स करूं, उसमें भी सिलेक्टिवली चूज करूं, तो मेरे पास ज़्यादा जो कॉन्क्रीट फिगर्स हैं जो कि वरीसम है, परेशानी वाले हैं। एक सबसे ज़्यादा तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 1.9% जो है वो नीचे आ रही है, जिससे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ रही है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट 8 से 10.8% बढ़ गई है। 11% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी 44% है। फिर ज़राअत के जो फिगर्स आ रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि कॉटन जो है 28% कम है, और ये किसानों का मसला, हम वीट के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि वीट के अंदर भी ये मसला चल रहा है। तो साथ में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 1.1 बिलियन से 1.5 बिलियन पे चली गई, कि 400-500 मिलियन डॉलर टोटल आई हुई है, और बातें हो रही हैं वो ट्रिलियंस की और पता नहीं कहाँ कहाँ की। तो मैं भी ये चंद फिगर्स देता हूँ, आई एम श्योर मिफ्ता आप मुझसे ज़्यादा इन फिगर्स के ऊपर तशरीह कर सकते हैं। देखिए आमिर भाई, जो आपने बात की ना, ये कि पावर्टी 44% हो गई, 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे। ये मेरे आपके भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं जो कि खते गुर्बत के नीचे हैं। और जब 10 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे हों, जिसमें से 7 करोड़ बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि लाखों बच्चे रात को भूखा सोते हैं। हमको ये बात का एहसास होना चाहिए, हमको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में 3 साल से आपके एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं हैं। तभी आपका बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के, घर बार को छोड़ के, अपने मोहल्लों को छोड़ के दर दर की ठोकरें खाता है। जब यूनान से कश्ती जा रही होती है, सॉरी अफ्रीका से यूनान या इटली कश्ती जा रही होती है और डूबती है, तो बच्चे जो मरते हैं वो पाकिस्तानी ज्यादा क्यों होते हैं? उसमें बांग्लादेशी नहीं होते, उसमें इंडियन नहीं होते, उसमें दूसरे ममालिक के लोग नहीं होते, श्रीलंकन, नेपाली, उसमें पाकिस्तानी होते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं तो मिस गवर्नेंस है ना यहाँ पे। अगर वो ममालिक जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे या बाद में हमसे आज़ाद हुए थे या हमसे अलग हुए थे, वो अगर इतने आगे निकल गए हैं और हम इतना पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं ना। तो आपकी जो है वो बरामदात दुनिया के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, आपके पास एक पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नहीं आ रहा है। हुकूमत ने जो इस्लाहात करने का कही थी, वो हुकूमत इस्लाहात नहीं कर पाई है, ना पेंशन रिफॉर्म्स कर पाई है, ना हुकूमत के फुटप्रिंट को छोटा करके आई है, ना निजकारी करके गई है, ना कुछ वजारतें डिवॉल्व कर दी सूबे को, ना वजारतें कुछ कम करी। तो हुकूमत भी एक तरफ अपना काम नहीं कर रही, वो डिस्फंक्शनल बैठी हुई है, और दूसरी तरफ जो है हम तो दुनिया के रहमो करम पे। आज तेल सस्ता हो गया तो यहाँ पे महंगाई थोड़ी सी, अफरात कम हो गया, महंगाई की शरह कम हो गई। आज कल दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा, हम फिर फंस जाएंगे, फिर इकोनॉमिक मैस में आ जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत ने माइक्रो इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की माइक्रो इकोनॉमी को तोड़ के रखा हुआ है, जो लोगों को गरीब कर दिया है। पहले ये होता था कि शायद लोग पैसे वाले होते थे, हुकूमत के पास पैसा नहीं होता था। आज हुकूमत ने तो ठीक है अपने आप को ठीक कर लिया है, लेकिन जो तेल के सस्ते होने की वजह से और दीगर वजह से और टैक्स बढ़ाने की वजह से, लेकिन जो लोगों को मार दिया है, जो बिजनेसेस को मार दिया है, उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आप देख लीजिए कि पूरा सिंध जो है, एक आपने यूनिलैटरली फैसला किया कि आप कनाल्स बनाएंगे, आज पूरे सिंध में 10 दिन से या 8 दिन से सारी ट्रक्स रुकी हुई हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ना पंजाब कोई ट्रक जा रही है, ना पंजाब से कोई ट्रक आ रही है, ना पोर्ट से कुछ जा रहा है। कि इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना। बिल्कुल, मैं उसमें आपने ये जो क्रेडिट, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल की खास तौर पे, और वो ज़्यादातर जो अच्छी बात यह है कि वैल्यू एडिड जो हैं वो गारमेंट्स और अपैरल वगैरह उसकी बढ़ी है। मगर एक ये दुनिया में इस वक्त जो ट्रेड वॉर चल रही है, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, $5.5 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। अब उसके नतीजे में हमें इसको ख़तरा है कि इसके मतलब हमें नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, सिवाय इसके कि एक टीम जाके नेगोशिएट करेगी। ये जो मैं चाहूँगा कि लार्जर पर्सपेक्टिव में इस वक्त जो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर जो चेंज होने जा रहा है, जो कि अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह ऑयल आपने बताया, और भी कमोडिटी प्राइसेस नीचे होंगी, और लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि इसके मुताबिक अपने आप को मंडी के तौर पे बेहतर पेश कर रहे हैं कि हम अपने हालात ठीक करें, ताकि जो आप सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें। हमारे यहाँ कोई अभी तक स्ट्रैटेजी एक तो आई नहीं, दूसरा आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इन हालात में क्या करना चाहिए, क्या सोच विचार करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए आमिर भाई, पहले तो अपना घर मजबूत करना चाहिए। ठीक है, आपने जो बात की कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ 1.8% से कम हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में, यानी कि 12 क्वार्टर्स में, 10 क्वार्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है।
ये पहला साल पाकिस्तान का है मेरे ख्याल से 1950 की सदी की दहाई के बाद कि जिसमें 5 मेजर क्रॉप पाकिस्तान के होते हैं, 5 की पैदावार कम हुई है। गंदम की पैदावार कम हुई है, कपास की पैदावार कम हुई है, चावल की पैदावार कम हुई, गन्ने की पैदावार कम हुई और मकई की पैदावार कम हुई। ये 5 के 5। तो हमको ये सोचना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी सुखों में ये जो आज जो पिछले इस साल जो गंदम पिछले साल से कम पैदा हुआ है, पिछले साल 31.3 मिलियन टन पैदा हुआ है, इस साल शायद 28 या 28.5 मिलियन टन पैदा होगा। ये जो कम पैदा हुआ है ये फिर पिछले साल की हुकूमत की जो वादा खिलाफी थी, जब इन्होंने कहा कि हम आपसे 3900 रुपए का लेंगे और नहीं लिया और जो किसान रोड पे आ गया, उसकी वजह से हुई है। इस साल जो किसान नुकसान कर रहा है, इस वक्त जो 2000 रुपए या 2100 रुपए मन पंजाब में गंदम बिक रहा है, उसकी वजह से मजीद आप देखेंगे कि अगले साल होगा कम। और जो सितम जरीफी है वो ये है कि जो आज 2000 या 2100 रुपए मन में गंदम बिक रहा है और जो पंजाब में इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, और इनका जो पैकेज है वो इन्वेस्टर्स के लिए रैली है, फार्मर्स के लिए नहीं है। और जो इन्वेस्टर्स आज ये खरीद रहे हैं गंदम, यही गंदम आपको सितंबर में ये 6000 मतलब ये 70 रुपए किलो बेचेंगे, यानी कि 2800 3000 रुपए किलो बेचेंगे, 3000 रुपए मन बेचेंगे। तो ये 800 रुपए प्रॉफिट करेंगे 3 महीने के अंदर, 50% प्रॉफिट इन 3 मंथ्स। और फिर उसके बाद दिसंबर में आपको ये गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपको अगले साल और करनी पड़ेगी इंपोर्ट, क्योंकि आपने इस साल की भी पॉलिसी गलत करी है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी की गलतियां हैं। अब ये जो यहाँ पे जो टीम जाएगी और मेरे ख्याल से अभी तक उनको टाइम नहीं मिला है, जबकि हिंदुस्तान में तो उनके नायब सदर भी अमेरिका के आए हुए हैं और बांग्लादेश ने भी उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ली है जूम पे। लेकिन इनकी जो अभी तक टीम को टाइम नहीं मिला है, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। लेकिन मैंने जो प्लान बनाया है इन्होंने बिजनेसमैन के साथ, वो प्लान मेरे ख्याल से मैं कम से कम उससे मुतमईन हूं कि वो सही इन्होंने बातें कर दी हैं। जो अमेरिका को कंसेशंस चाहिए थे वो पेश कर दिए हैं कि हम गंदम भी उनसे खरीद लेंगे, सोयाबीन भी उनसे खरीद लेंगे, कपास भी उनसे खरीद लेंगे और उनका डेफिसिट कम कर देंगे। हम तो जाहिर है इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी मुल्क से लड़ाई ले सकें, खासतौर पर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से। तो आई थिंक ये जो हम कंसेशन अमेरिका को दे देंगे, मेरे ख्याल से वो मुनासिब है। मुफ्ता, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि ये अगर अमेरिका में हम ज़ाहिर रिटेलिएट नहीं कर सकते, नेगोशिएट कर रहे हैं और हमारे पास हैं गुंजाइश वहाँ पे। पर मैं ये कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी भी एक है कि चाइना जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ा इंपोर्टर अमेरिका जो है, उनकी ट्रेड नहीं होगी तो वो अपनी मंडियां जो हैं वो मैक्सिको और वियतनाम जो उनकी प्रॉक्सीज थी उनके ऊपर भी टैरिफ्स लग गए हैं। तो ये मौका है कि हमारे जैसे मुल्क अपना हाउस इन ऑर्डर जो आपने बात की है इसको करके पेश करें, तो हम एक इसको ये दहाइयों में और सदियों में इस तरह का मौका आता है। तो ये लार्जर चीन के साथ भी बात करने की जरूरत है, डेफिसिट कम करने की और अपने आप को बेहतर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की। उस तरफ से स्ट्रेटेजी कोई आपकी नजर से गुजरी है इनकी? नहीं, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, गुजारिश है आमिर भाई के पिछले 20-30 साल में पाकिस्तान में $1 भी बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई जो पाकिस्तान से मसनूआत बना के बरामदात करते, एक्सपोर्ट्स करते। ठीक है, हमारे पास जो बाहर से पैसे आते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचने के लिए चीजें होती हैं, यानी कि जैज वाले ने यहाँ पे लाइसेंस खरीद लिया या वो बैंडविड्थ खरीद लिया और फिर हमको टेलीफोन सर्विसेज भेज दी, या किसी ने इधर आके वो असेंबली प्लांट लगा के हमको गाड़ियां भेज दी। यहाँ से बना के मसनूआत बाहर नहीं बेचते, जो वियतनाम का फोर्ट है कि वो लेकर आते हैं या बांग्लादेश लेके आती है। और जिस मुल्क में 2.70 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हों, जिस मुल्क में 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो 2 जुमले उर्दू में नहीं पढ़ सकते हों 10 साल की उम्र में, वो मुल्क कहीं नहीं जा रहा। मैं आपसे मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, लेकिन माजरत के साथ, कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को भी खो देगा। पाकिस्तान ने सीपैक की 10 साल पहले एक तारीखी अपॉर्चुनिटी थी, उसको हमारे सियासी और दीगर लीडरान ने खो दी। अब हम इस अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे। हर किस्म की अपॉर्चुनिटी जो आती है, जो शौकत अजीज साहब के जमाने में थर कोल की अपॉर्चुनिटी आई थी, वो भी हमने खो दी। पाकिस्तान इज अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। हम ना, क्योंकि हमारी गवर्नेंस जो है वो डिसफंक्शनल है, हमारी गवर्नेंस जो है वो फंक्शनली नहीं है कि किसी मौके से फायदा उठ लें।
जी, ये इन हालात के अंदर वो जो एक आधा गोरा ले आते हैं, फिर सारे टीवी चैनलों पे उसको चला देते हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया है कि वो 1 बिलियन से 1.5 बिलियन पे पहुंच गई है। बातें करते हैं वो ट्रिलियंस की, और एक्सपोर्ट्स के जी वो $100 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये उस पे राय में तो ये जो ग्रोथ बता रहे हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं चाहूँगा डोमेस्टिक पे कि एक बड़ा इशू रहता है हमेशा कि ये अपना एक्सपेंडिचर नहीं कम करते, और ये पहले ही जिस तरह ऑयल का वो ये सब्सिडी जो है, आगे जो कम पैसे हुए हैं, सब्सिडी क्या वो आवाम का हक है वो नहीं दे रहे। कभी वो कहते हैं जी बिजली की फॉर्म में दे देंगे, कभी कहते हैं बलूचिस्तान में सड़कें बना देंगे। अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करते, और साथ में जो इनका चार्टर था प्राइवेटाइजेशन का, अब ये मैं चाहूँगा कि ये करने जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर PIA इनसे हो जाए। पिछली दफ़ा बहुत बड़ा फियास्को था, अभी ये 24 या 26 अप्रैल को दोबारा उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के मामलात के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर है कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, हम हमेशा PTI से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बात करते हैं, सवाल करते हैं अपने मेहमानों से। मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ, लेकिन अब तो दिल चाहता है बस एक ही सवाल कर ले कि अब फ्यूचर क्या है। जो चीज़ें बनती हुई नजर आ रही है उसके बाद तो फ्यूचर समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आज के सारे प्रोग्राम में हमने जो इश्यूज रेज किए हैं कि इस वक्त जो है ये जो इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो हमला हुआ है, हमें बहुत चाको चौबंद रहने की ज़रूरत है। ये खित्ते की बात की है, ईरान में जोरी जंग का ख़तरा है, अफगानिस्तान के साथ जो अमेरिका के रवाबत बढ़ रहे हैं, चीन टैरिफ वॉर के अंदर वो हमसाया है, खित्ते में, दुनिया में क्या बहसें हो रही हैं और लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? इमरान खान के साथ आज जो है ना मुलाकातें होनी थी, वो 6 बंदों में वो हुई कि नहीं हुई। हाँ, अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, बैरिस्टर साहब, आज पहले तो लेटेस्ट बता दें कि इस मसले का हल जो है आज लेटेस्ट क्या था? कौन मिल पाया, कौन नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया? देखिए आमिर साहब, सारे जो मसले की जड़ है, जहां से ये सारी बात स्टार्ट होती है, वो है कानून या आइन पे, या खासकर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो या जजमेंट हो उस पे अमल ना होना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की, उनके चीफ जस्टिस की अपनी जजमेंट है, अपना ऑर्डर है कि सलमान अकरम राजा साहब एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और वो लिस्ट एक दिन पहले दी जाएगी, और उसके बाद उसी लिस्ट के मुताबिक जो लोग हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे। बेशक वो वकला हैं, फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, लेकिन वहां पे अडियाला के अंदर तमाशा क्या होता है, ना कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, ना आइन माना जाता है, ना कानून माना जाता है। सिर्फ अपनी मर्जी की लिस्ट अदालतें जो है वो खुद बनाता, जो सुप्रीडेंट जेल है या वो शख्स जो वहां पे पोस्टेड है, जो सारे उस जेल को कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी मर्जी की लिस्ट बना के देता है। फिर वहां एंट्रीज होती हैं। जो लोग खान साहब को मिलना चाहते हैं, जिनको खान साहब मिलना चाहते हैं, जिनको अपना ऑर्डर देना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो खान साहब से नहीं मिल पा रहे। अगर हमारे मुल्क में हमने प्रायोरिटीज ही ये रखनी है कि जी हमने ना आइन माना ना कानून माना, तो एक मुआशरा जो बगैर कानून के मुआशरा होता है वो मुआशरा नहीं होता, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। आपके आईने पाकिस्तान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अदालत का आप ऑर्डर नहीं मानेंगे, आप कहेंगे मैं नहीं मानता। मैं हंसी इसलिए आ गई थोड़ी सी आपकी बात सुन के कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऑर्डर है 90 दिन के इलेक्शन कराना, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही नहीं है जिसके 6 जज वो लोग कहते हैं अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सके, उनका मुकदमा चल रहा है, उसका भी फैसला होना है कि उनकी सीनियरिटी होनी है नहीं होनी है। तो आप कह रहे हैं जी एक हाई कोर्ट का इस्लामाबाद का फैसला वो जी अमल नहीं आई है, इससे बड़ी क़यामतें आ चुकी हैं। देखिए आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो आपको हंसी आती है, आपको रोना भी आता है, आपको समझ नहीं आती अब आप दीवार की किस जगह पे जाकर टक्कर मारें। क्योंकि मसला क्या है, देखिए हम आइन को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, बुनियादी हकूक को मानते हैं, हम जमहूरियत को मानते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ये सारी बातें जो हैं किताबों में अच्छी लगती हैं, असल में माइट इज राइट है, जो ख्वाहिश है वही हुक्म है, वही कानून है, वही आइन है। अगर आपने इस तरह मुल्क चलाना है तो फिर तो आप खत्म कर देना मुल्क के अंदर जमहूरियत
और आप ऑर्डर कर दे जी, हम 1200 वाले बर्तानिया में चले गए या यूरोप में चले गए जहां पे बादशाह थी, जब जो बादशाह का सुबह दिल करता था वो कहता था आज सुबह इसको गंजा कर दो, इसका सर कलम कर दो, इसको कैद में डाल दो, इसको सोबत में डाल दो। यही वाला अगर कानून आपने रखना है तो आप रखें। लेकिन अबूजर साहब, आप हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी और दीगर बड़े वकला हैं वो अभी तक इस बहस के अंदर है कि जी अदालत ने हुक्म दिया था मगर उस हुक्म की तामील नहीं हो रही, मुलाकात के लिए जाते मिलने नहीं दिया जाता। फैसल चौधरी साहब ने आज टीवी पे बैठ के बड़ी काम की और पते की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो वकला कहते हैं ना कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता, तो वो ये कहते हैं कि अगर वकील हो के आप ही खान साहब के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो फिर वकील कैसे? तो फैसल चौधरी साहब की जीत हो गई कि बगैर नाम के भी वो खान साहब का दीदार भी कराते हैं, मिल भी आते हैं, सब कह भी देते हैं, बता भी देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, अगर आपके ऊपर अडयाला में वो शख्स जो है कानूनी तौर पे पोस्टेड है, बैठा है, वो अगर आपके नाम पे क्रॉस लगा देना, आप इस वक्त याया अफरीदी साहब से भी ऑर्डर ले आए ना, अदालतों की वो हालत है, आपको अंदर कोई नहीं जाने देगा। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, और ये हो चुका है सलमान सफदर साहब के साथ। सुखान साहब से मिलना इस वक्त कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, और ये कहना कि ये मेरी विक्ट्री है, ये विक्ट्री नहीं है। इसमें हम सब लूजर्स हैं, वो सब हार रहे हैं। मैं बुनियादी मंतक समझना चाहता हूं कि ये जो हुक्म आ जाता है कि जी अलीमा खान से मुलाकात नहीं हो सकती, बाकी दो बहनें मिल सकती हैं, या सलमान नहीं मिल सकते, गौहर खान मिल सकते हैं, तो इसके पीछे मंतक क्या होती है? ये जो लिस्ट से निकलते हैं और इंक्लूड होते हैं, ये अलीमा खान और उनकी बहनों में क्या फ़र्क है, या गौहर खान या सलमान में क्या फ़र्क है? देखें, मेरा अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों के मेरे ख्याल से अगर उसमें वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं तो गलती कर रहे हैं। मैं सबसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात है, फैमिली टर्म्स हैं, वो मेरे ख्याल से जो भी अंदर चला गया मिल के आया, वो जो स्टेटमेंट आनी है खान साहब की, फिर सबके परखचे उड़ जाने उसके बाद। लेकिन जहां तक आप सलमान अकबर राजा साहब की बात कर रहे हैं, देखिए उन पे तो जानबूझ के कदगन लगाई गई है, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो फिर पाकिस्तान सुनता है, और वो बोलते हैं जो खान साहब कहते हैं एज इट इज, वही बात करते हैं। लेकिन क्या गौहर साहब एज इट इज नहीं बयान करते? अबूजर साहब, गौहर साहब क्या एज इट इज बयान नहीं करते जो उनको इजाजत बाहर आके कुछ? देखिए, हर किसी की तबीयत में फर्क होता है, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है। गौहर साहब को पता है धीमे मजाज के हैं, जरा वो नपे तुले अल्फाज में बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी वैसी है। अब मुझे अडयाला में इजाजत नहीं है जाने की, मुझे आप भेजेंगे, मैंने भी वही बात करनी है उसी टोन के साथ, वैसी एग्रेसिव होके जो खान साहब करते हैं या सलमान राजा साहब करते हैं। हमें नहीं अलाउ, सिर्फ वो लोग अलाउड हैं अडयाला के अंदर जो मेरे ख्याल से थोड़ा मेलो तरीके से बात करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि नरम गुफ्तार धीमे मिजाज के लोग जो हैं उन्हीं को लिस्ट में दिया करें आप। जब चेयरमैन बना दिया पीटीआई का, तो बाकी सेक्रेटरी भी नरम गुफ्तार ढूंढ लें, जॉइंट सेक्रेटरी, मीडिया सेक्रेटरी। आमिर साहब, वो अरिस्टोटल ने बड़ी प्यारी बात की थी, जो डाइवर्सिटी होता है ना, उसी के अंदर ब्यूटी होती है। तो अगर हम सारे ही नरम गिरफ्तार लोग रख लेंगे तो फिर सख्त बात कौन करेगा? वो बात कौन करेगा जिससे लोगों के पर जलते हैं? वो बात कौन करेगा जो कड़वा सच होता है? साहब, असल मकसद तो इमरान खान साहब से मिलना है, उनके मामलात को डिस्कस करना है, हिदायत लेना है, केसेस को परसू करना है। तो असल मामला अगर धीमे मिजाज से हो सकता है तो फिर सख्त या हार्ड लाइनर बनने की क्या? देखिए, आप इस वक्त बात कर रही हैं कि हम फॉर इंस्टेंस, आप मतलब जो मुझे समझ आ रही है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कि हम सौदा कर लें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं इसको दूसरे पैराए में कहता हूं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अगर असल नहीं, बिल्कुल मैं इसीलिए मंतक पूछ रहा था। पॉइंट ये है कि असल मकसद ये है कि इमरान खान की सोच इस वक्त क्या है और वो मेजर इश्यूज के ऊपर अपनी पार्टी को क्या तलकीन करना चाहते हैं। तो गौहर खान साहब को भी इसमें नरम गुफ्तारी की बात नहीं है, उनको भी जो वो कह रहे हैं उस तरह ही आके जिस तरह बाकी लोग बयान कर रहे हैं, तो वो बयान क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो ये गैप है। देखिए आमिर साहब, मैं इस वक्त, आप कह रहे थे ना, मैं उधर आता हूँ, पॉलिटिक्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल, आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। दिस इज अबाउट रूल ऑफ लॉ। कोर्ट सेज, द लॉ सेज कि मैंने लिस्ट जो देनी है वो लोग मिलेंगे। कौन होता है डिसाइड करने वाला? कौन है किसी का जो चैंपियन है जो डिसाइड करेगा जी नहीं ये लोग मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेंगे? ये एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। इसमें हम सबको आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब थर्सडे को 70 से 80 लोगों को मिलते थे एसी वाले कमरे में जब वो अडयाला जेल में थे।
यहाँ पे आप 4-4, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते 3-4 लोगों को मिलने देते हैं। ये क्या तमाशा लगाया आप? भाई आप कानूनी आइन को मानते नहीं मानते? तमाशा बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूँ कि मेरा ख्याल है ये बड़ा ही पेटी इशू है जिसके ऊपर रोज मीडिया के आधे से ज्यादा टॉक शो हों। हमें इस वक्त बहुत ज्यादा बड़े खतरात हैं, ये भारत से खतरात हैं, खित्ते के खतरात हैं, दुनिया के खतरात हैं। तो उसके लिए सबका बुनियादी सबक ये है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। हाउस इन ऑर्डर करने के लिए सबको लेके मिलके जुल के ये बात इफ़हाम तहीम से करनी पड़ेगी, गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। अगली दफ़ा आपको अबूजर दोबारा सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बैरिस्टर अबूजर सलमान सब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया आमिर साहब, थैंक्स सो मच। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।